So let's start with the next topic, that is loss of biodiversity. Since biodiversity important है हमारे लिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि इसका लॉस क्यों हो रहा है। सीधा हम ये नहीं पढ़ सकते बेटा कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बेटा पहले आपको कारण पता होगा कि क्यों लॉस हो रहा है, तभी आप उस कारण पर काम करेंगे और आप उस बायोडाइवर्सिटी को बचा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टेस्ट दिया और आपने पता है कि आपका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है, थियोरेटिकल पार्ट अच्छा है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा जब कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट है जो आपके लिए वीक है, तभी जाके आप उसको ठीक कर पाएंगे। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमको पता होगा क्यों हो रही है, तभी तो हम उस पर काम करेंगे कि ऐसी चीज ना हो और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना हो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके कॉजेस क्या होते हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आप अंडरलाइन करेंगे बुक में, एज इट इज याद करेंगे। While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the earth treasury of species, there is no doubt about their continuing losses. मतलब बहुत डाउट है कि अब कोई नए स्पीशी ऐड हो रहे हैं, पर लॉस जरूर हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज का। द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लैनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द एक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लियरली बहुत सारा लॉस हो रहा है हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ पर। The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. अब हुआ क्या, इंसान रहने के लिए चला गया ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर, कॉलोनी बना ली वहां पर, ह्यूमंस वहां रहने चले गए, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नेटिव बर्ड्स थे। नेटिव का मतलब होता है जो वहीं के हैं, उनमें अब वो बेचारे कहाँ रहे, ह्यूमंस वहाँ रहने आ गए उनकी जगह पर। तो मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हुआ है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में से एक एग्जांपल दिया है, कोलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। द IUCN रेड लिस्ट, एक लिस्ट होती है बेटा IUCN जो रेड लिस्ट रिलीज करता है, उसमें बताता है कौन कौन सी स्पीशीज डेंजरसली एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ चुकी हैं, कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या क्या बताया, लिस्ट दी थी जो इन्होंने 2004 में, उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट किया था एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। बेटा ये एकदम डेटा एकदम रिसेंट का नहीं है, ये IUCN का रेड लिस्ट जो निकला हुआ है 2004 की बात कर रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया कि 500 ईयर्स, लास्ट 500 ईयर्स, कब से 2004 में ये लिस्ट निकली थी, तो उस टाइम से बोल रहा है जो 500 ईयर्स थे उसमें बेटा कितने स्पीशीज का लॉस हो गया है, 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और इस 784 स्पीशीज में से 338 स्पीशीज आर वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज, 359 स्पीशीज आर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज आर ऑफ प्लांट्स। तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में एनिमल्स आ गए और ये हो गए बेटा 87 स्पीशीज प्लांट्स के, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या दिया है रीसेंट में, क्या क्या एक्सटिंक्शन हुए हैं। मॉरिशस में डोडो, क्वागा इन अफ्रीका, थाइलसीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीका इन रशिया एंड 3 सब स्पीशीज बाली जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। तो ये सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज की लिस्ट में आएंगी। द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. Careful analysis of record shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. रैंडम नहीं होता है ये, जैसे कुछ कुछ स्पीशीज ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं कि वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जैसे कि amphibians. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently 12% of all birds, 23% of mammal and 32% of all amphibian and
31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब टोटल जितनी भी स्पीशी है उसमें से बर्ड की स्पीशी में से 12% एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, 23% ऑफ मैमल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज, बिकॉज एम्फीबियन वैसे भी ज़्यादा वल्नरेबल है ये, और 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसा लगता है कि इनको एक्सटिंक्शन का डर है इतने परसेंट को। और इसकी ज़रूर आप टेबल बनाएंगे बेटा, इसकी ज़रूर आप टेबल बनाएंगे। एक्सटिंक्ट क्या क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आप लिखेंगे डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्वागा एक्सटिंक्ट हो चुका है, फिर आप उसके नीचे लगाएंगे थाइलासीन एक्सटिंक्ट हो चुका है, और इनके सामने आप लिखेंगे ये कहाँ से हैं। डोडो बिलोंग्स टू मॉरिशियस, डोडो बिलोंग्स टू मॉरिशियस, क्वागा बिलोंग्स टू अफ्रीका, अफ्रीका से क्वागा एक्सटिंक्ट हो चुकी है, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 1 2 3 तो ये हो गया। आगे लिखेंगे उसके नीचे आप 4 स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया, स्टेलर्स सी काउ फ्रॉम रशिया, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और 5th आप लिखेंगे बेटा 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, टाइगर की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उसमें से 3 सब स्पीशीज बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। आगे पढ़ो। From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared on the scene. पहले भी ऐसा हो चुका है, humans के आने से पहले बहुत सारा extinction हो चुका है। During the long period, more than 3 billion years since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction. 3 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा के जो पीरियड्स होते हैं उसमें कम से कम 5 बारी मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स। 5 बारी मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, पर ये जो 6ठी बारी मास एक्सटिंक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो कैसे अलग है। द डिफरेंस इज इन रेट्स। The current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times. पहले भी मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, पर वो मास एक्सटिंक्शन जो 5 बारी हुए हैं वो इतने भी फास्ट नहीं हो रहे थे जितना फास्ट इस बार का 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है। 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन जो हमारे आने से पहले मास एक्सटिंक्शन हुआ है उनकी रेट थी, उससे 100 to 1000 टाइम्स फास्टर ये वाला एक्सटिंक्शन हो रहा है हमारे आने के बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप असर्शन रीजन बना सकते हैं कि अभी वाला एक्सटिंक्शन फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स हो रहा है, क्योंकि रीजन क्या आएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज। इकोलॉजिस्ट वार्न that if the present trends continue, nearly half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years. अगर ऐसा चलता रहा बेटा, हम सब मिलके अगर विजिलेंट नहीं हुए और चीज़ों को, स्पीशीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, तो हो सकता है अगले 100 सालों में जितनी भी स्पीशी है उसका सिर्फ 50% रह जाएगा और 50% एक्सटिंक्ट हो जाएंगी स्पीशीज। अब देखो, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, अगर लॉस हुआ तो क्या नुकसान होगा, डिक्लाइन इन, अरे जो फायदा हो रहा था वो नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या है, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीशीज है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, तो स्पीशीज का लॉस होगा तो प्रोडक्टिविटी कम। लोअर्ड रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्रॉट। अब जितनी ज़्यादा स्पीशीज उतना ज़्यादा हम नेचुरल कैलामिटी से नेचर फाइट कर पाता है, जितनी स्पीशी कम हो जाएगी उतना ज़्यादा एनवायरमेंटल जो डिस्टर्बेंसेज होंगे उसके लिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। Increased variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest and disease cycle। तो जो भी फ़ायदा हो रहा था कि भाई वाटर का यूज़, पेस्ट और डिजीज़ साइकिल्स जो चल रही थी, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो इकोसिस्टम के प्रोसेस हैं उनमें वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्पीशीज़ ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्पीशीज़ कम तो स्टेबिलिटी कम। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो जो इकोसिस्टम के काम चल रहे थे अच्छे से वो गड़बड़ होने लग जाएंगे, उसमें वेरिएशंस आने लग जाएंगे। तो ये सारे भी कहीं ना कहीं फ़ायदे थे और इन फ़ायदों को आप ऐड कर सकते हैं अपनी इस वाली लिस्ट में। यहाँ आपको डायरेक्ट फ़ायदे दिए गए थे, यहाँ पर आपको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है
कि अगर लॉस हुआ तो ऐसा ऐसा होगा, मतलब लॉस नहीं हुआ और स्पीशीज बनी रही तो हमको ये फायदा हो रहा था। इस तरह से आप एनसीईआरटी को डिकोड करके अपने नोट्स को तैयार करते हैं, टॉपिक्स को, पैराग्राफ्स को लिंक करते हैं, एक जगह की इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पे भी ऐड करते हैं कि अगर लॉस होने पर ये नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस नहीं होने पे, स्पीशीज डाइवर्सिटी होने पे ये फायदे थे, तो इन फायदों को आप जो डायरेक्ट फायदे दिए हुए थे उसमें ऐड करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। देखो, जैसे 4th नंबर में मान लीजिए हमने लिखा, यहां से कॉपी करेंगे, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है, यानी अगर स्पीशीज रिचनेस होगी तो प्लांट प्रोडक्शन सही रहेगा, और प्लांट प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी ओनली, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब आइए, लोअर्ड रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, यानी कि अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी तो ये रेजिस्टेंस बनी रहेगी, यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू environmental perturbations like drought etc. ठीक है। अब अगला देखो, increased variability in certain ecosystem process such as plant productivity, water use and pest disease cycle, यानी less variability, तो less variation in productivity, plant productivity तो लिख चुके हैं, और क्या लिखेंगे, लेस वेरिएशन या लेस वेरिएबिलिटी, अगर स्पीशीज बनी रहेगी तो लेस वेरिएबिलिटी होगी, क्योंकि स्पीशीज चली गई तो इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो रही है। इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, तो वो लिखा हुआ है वाटर, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस लाइक वाटर यूज, प्लांट प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेस वेरिएशन होगी इसलिए दोबारा नहीं लिख रही हूँ, पेस्ट साइकिल एंड डिजीज साइकिल्स, ठीक है। तो ये सारी भी यहाँ पर फायदे हमने ऐड कर दिए एनसीईआरटी से। अब देखो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास, अब कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि ये ऐसा क्या हो रहा है, मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। पहला, मतलब अभी पढ़ेंगे, द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ये बात तो हम समझ गए हैं। देयर आर 4 मेजर कॉजेज, द एविल क्वार्टेट, 4 है ना इसलिए क्वार्टेट बोलते हैं, एविल क्योंकि इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इज द सोब्रिक्वेट यूज टू डिस्क्राइब देम। तो जो 4 एविल क्वार्टेट हैं, 4 मेजर कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो फर्स्ट है बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप अगर किसी और स्पीशीज के जगह पर जाकर खुद रहने लग जाएंगे, जंगल से लकड़ियां काट देंगे, ऐसी कोई भी चीज़ करेंगे जहाँ पर स्पीशीज रह रही हैं, अब उनका घर ही उजाड़ देंगे तो बेचारी रहेंगी कहाँ, तो हैबिटेट लॉस होता है और फ्रेगमेंटेशन होता है, ये पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक है। This is the most important cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss came from tropical rainforest. Once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%. पहले 14% से ज़्यादा इनके पास कवर था, अब 6% भी नहीं है। They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost, क्योंकि humans उस जगह को use कर रहे हैं। The Amazon rainforest, it is so huge that it is called the lungs of the planet. इतनी स्पीशी है वहाँ पे, प्लांट इसमें ज़्यादा हैं कि उसको lungs of the planet कहते हैं, इतना ऑक्सीजन निकलता है वहाँ से। Harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soybeans, for conservation to grasslands, conversion to grassland for raising beef cattle. तो उस जगह को हम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि सोयाबीन उगाएं, उसको ग्रासलैंड में बदल रहे हैं ताकि वहाँ पे बीफ कैटल को वहाँ पर ग्रो कराएं। अब ये सब करने के लिए हम उसको क्लियर किए जा रहे हैं जहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज रहती हैं, लंग्स ऑफ प्लैनेट बोला जाता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। 14% से ज़्यादा इसके पास कवर था अपने अर्थ का, अब 6% भी नहीं रहा, क्लियर किया जा रहा है। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. तो pollution एक और कारण हो गया ह्यूमन एक्टिविटी का।
When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. अगर आप टुकड़ों में तोड़ देंगे, मान लो जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्ट्रेच में कोई एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, आपने बीच में कुछ और ही अपना काम कर दिया, अब वो फ्रैगमेंट्स बन गए, तो बहुत सारी स्पीशीज का इसमें भी लॉस होता है. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories, जो large territories में रहते हैं, and certain animals with migratory habits, जो migrate करते हैं, are badly affected, leading to population decline. ये आपका पहला कारण है. इसमें से बस इतने पॉइंट्स उठा के आपको लिखने हैं. दूसरा है बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ह्यूमन्स हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, हमेशा, बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. की जरूरत नहीं है फिर भी खराब कर रहे हैं उसको. मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जैसे कि स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पीजन. पैसेंजर पीजन यहाँ पर आपको मिला ना, यहाँ पर ऐड करो कि ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. हर जगह से चीज़ों को ऐड करते रहना है. नंबर 6 डालेंगे और लिखेंगे पैसेंजर पीजन. पैसेंजर पीजन, ठीक है. अब देखो, पैसेंजर pigeon were due to over exploitation by humans. Presently many marine fish population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. Over exploit करना किसी species को अपने use के लिए, ठीक है. थर्ड है एलियन स्पीशी इन्वेजन. बाहर से अगर एलियन स्पीशी आए और किसी एग्जिस्टिंग स्पीशी को उसकी वजह से डिस्ट्रॉय कर दे तो उसको बोलेंगे एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी होना. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive, कुछ invasive हो जाती हैं and cause decline or extinction of indigenous species. इन्वेजिव हो जाने का मतलब ये होता है बेटा कि आ तो गई एलियन स्पीशी और बहुत ज़्यादा फैल रही है और किसी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से कंपटीशन करके उसका खाना खा रही है, उसके हैबिटेट में फैल रही है और उसकी वजह से कोई इंडिजिनस स्पीशी मतलब उस कंट्री का स्पीशी जो है डिक्लाइन हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया. द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका में क्या हुआ, लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका की लेक विक्टोरिया में नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया. तो यहाँ पर नाइल पर्च क्या है, नाइल पर्च इज एलियन स्पीशीज. एलियन स्पीशीज किसके लिए एलियन है, लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका के लिए. लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किक्लिड फिश. More than 200 species of cichlid fish in the lake. इस लेक में ऑलरेडी बहुत सारी स्पीशीज रहती थी और ये स्पीशी को इसमें जब इंट्रोड्यूस किया गया तो किक्लिड फिश की 200 से ज़्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई उसकी नाइल पर्क की वजह से, क्योंकि नाइल पर्क बहुत एलियन स्पीशीज था और बहुत ज़्यादा इन्वेजिव था, फैलता गया जिसकी वजह से वहाँ की स्पीशीज की डेथ हो गई. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass. इसके बारे में तो सब जानते हैं. दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ. यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है किसका, कैरेट ग्रास. कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम इज पार्थेनियम लैंटना एंड वाटर हायसिंथ दैट इज एकोर्निया. ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेजिव वीड स्पीशीज है. ये सब वीड्स हैं. वीड्स वो हर्ब्स होते हैं जो उस वक्त हमें नहीं चाहिए होते हैं. तो ये वीड्स बहुत इन्वेजिव हैं, एलियन है, ग्रो करते हैं बहुत फास्ट, जैसे कि कैरेट ग्रास हो गया, पार्थेनियम लैंटेना एंड वाटर हायसिंथ एकोर्निया. द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, ये दूसरा एग्जाम्पल था. ये बेटा दूसरा एग्जाम्पल था. अब थर्ड एग्जाम्पल देखो. The recent illegal introduction of African catfish Clarius garriepinus for aquaculture purpose is posing a threat on to the indigenous catfishes in our rivers. तो indigenous हमारे वहाँ की जो कैटफिशेज हैं उसमें अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया एक्वाकल्चर में, कुछ उसको ग्रो करा के अपना इकोनॉमी बनाने के लिए. तो ये इलीगल है. क्लैरियस इसका नाम है अफ्रीकन कैटफिश का. तो ये क्या है, एग्जॉटिक हो गई, मतलब एलियन हो गई.
ये सारे स्पीशीज एलियन हो गए। अगर हम एलियन स्पीशीज के यहाँ पे एनसीईआरटी से टेबल बना लें तो एलियन स्पीशीज में इन्होंने नाम दिया है किसका किसका, पहला नाम दिया है नाइल पर्क का, दूसरा नाम दिया है बेटा किसका, कैरेट ग्रास का, एंड कैरेट ग्रास इज पार्थेनियम, पार्थेनियम, ठीक है। तीसरा नाम दिया है बेटा लैंटेना, अंडरलाइन करेंगे साइंटिफिक नेम है। चौथा दिया है बेटा वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, दिस इज इकोर्निया, इकोर्निया, अंडरलाइन करेंगे इसको, ठीक है। और दिया है किसका, अफ्रीकन कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश, एंड अफ्रीकन कैटफिश इज क्लैरियस, क्लैरियस का जो साइंटिफिक नेम पूरा दिया हुआ है गैरिए पाइनस, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब आइए लास्ट रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। पहला हो गया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आप चाहे उनका हैबिटेट उड़ा दो या फिर उसके बड़े हैबिटेट टेरिटरीज के बीच बीच में आप फ्रेगमेंटेशन करके अपना काम कर रहे हो तो वो फ्रैगमेंट बन जाएंगे, तो हैबिटेट लॉस होगा। दूसरा है बेटा आपका यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइट करना किसी स्पीशी को, तीसरा है एलियन स्पीशी आके वहाँ के स्पीशी को एक्सटिंक्ट कर दें, चौथा है को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्शन होना, ठीक। When a species become extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way. मान लीजिए कोई प्रीडेटर एंड प्रे है, तो प्रे चला जाएगा तो प्रीडेटर बेचारा आप क्या करेगा, प्रे खत्म हो जाएगा तो प्रीडेटर किसको खाएगा, और मान लो प्रीडेटर और कोई खाना नहीं खाता बस उसी प्रे को खाता है, तो वो दोनों एसोसिएटेड है, तो प्रे का एक्सटिंक्शन होगा तो प्रीडेटर को खाना नहीं मिलेगा। अगर वो ऑब्लिगेटरी वे से फिक्स उससे ही अगर कनेक्टेड है तो फिर प्रीडेटर की भी एक्सटिंक्शन हो जाएगी। तो obligatory way also become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasite also meets the same fate. मतलब अगर कोई मान लो मछली होस्ट का काम कर रही है तो उससे जुड़ी हुई पैरासाइट जो इसको एज अ होस्ट यूज करे वो भी खत्म हो जाएंगी। Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to extinction of the other. अगर कोई पॉलिनेटर है जो उसी प्लांट पर डिपेंड करता है या प्लांट अपने आगे सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन के लिए इसी पॉलिनेटर पर डिपेंड करता है, तो अगर ये प्लांट चला गया तो पॉलिनेटर किसको खाएगा, या ये पॉलिनेटर चला गया तो इस प्लांट का पॉलिनेशन कौन करेगा। तो अगर एक एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके साथ ऑब्लिगेटरी वे में जुड़ा हुआ दूसरा स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये 4 कारण है बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। इन 4 कारणों पे काम करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करा जाए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं। बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे फायदे हैं और कारण पढ़ लिए हमने, और क्योंकि इतने फायदे हैं इसलिए यू शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एंड फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे करें, हाउ, बाई तो ठीक है, देन हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।